जैस्मिन शर्मा ऑन द स्टेज और हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे से, क्यूट से, नन्हे से, लिटिल से सुपरस्टार अरुणोदय शर्मा हिमाचल के रहने वाले हैं। 2021 में कौन बनेगा करोड़पति में नजर आए थे और अरुणोदय ने इस शो में अपने रेजर शार्प विट से, अपनी हाजिर जवाबी से और ऑफ कोर्स अपनी क्यूटनेस से सबका दिल जीत लिया था। और यही क्यूटनेस जैस्मिन सबके सामने लेकर आएगी। जैस्मिन, ओवर टू यू। थैंक यू अंकिता और बहुत बहुत स्वागत है आपका अरुणोदय। आप ये माइक ग्रैब कर लें प्लीज। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। वैसे तो जिस प्रतिष्ठित शो में आप गए थे अरुणोदय, वहां पे जो आपकी परफॉर्मेंस थी, मुझे लगता है कि मुझे बोलना नहीं चाहिए। आई थिंक यू आर इनफ अपने आप में। ये तो सब आप सबका प्रेम है जिन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोगों के प्रेम की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। आपके प्रेम की वजह से ही लोग मुझे सुनते हैं, मेरी बातों से प्रभावित होते हैं। और आज मैं जो भी हूँ, बस जितने भी लोग मुझे प्रेम करते हैं उनकी वजह से ही हूँ। यू आर ऑलरेडी टॉकिंग लाइक अ सेलिब्रिटी, डू यू नो दैट? नहीं, मैं एक आम बच्चा ही हूँ। बस सेलिब्रिटी तो मुझे लोगों ने बना दिया है जब से मैं कौन बनेगा करोड़पति से वापस आया हूँ। बाकी तो मैं एक आम बच्चा ही हूँ। बस ये बात है कि मुझे जो है बहुत ज़्यादा प्रेम मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलती है और बहुत कम उम्र में बहुत सारा फेम मिलता है और बहुत सारा प्रेम। तो इस चीज का कोई डिसएडवांटेज भी लगा कभी? एडवांटेज तो ऑफ कोर्स है, लेकिन कभी कोई डिसएडवांटेज लगा? डिसएडवांटेज भी बड़े हैं। डिसएडवांटेज, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो ये है कि मुझे एक और नौकरी मिल गई है जब से मैं केबीसी से वापस आया हूँ। और वो नौकरी है सेल्फी स्टैंड की। कैसे कि कभी अगर मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, कभी घर के बाहर निकलिए, कोई भी व्यक्ति जो मुझे देखे फटाफट मेरे पास आ जाता है, कहीं आप अरुणोदय शर्मा तो नहीं? अच्छा तो लगता है, पर जब बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं तब फिर वो बहुत ज्यादा हेक्टिक भी हो जाता है और थोड़ा इरिटेटिंग भी हो जाता है। तो वो एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। अच्छा, यानी कि अरुणोदय हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी नॉर्मल लाइफ है, जब आप उस शो से वापस आए, थोड़ा तो बदलाव आया होगा? जी, बदलाव तो बहुत आया, पर मेरे हिसाब से पॉजिटिव वे के अंदर, मोस्टली पॉजिटिव वे के अंदर बदलाव आया है। सब लोग मुझे पहचानते हैं, जानते पहचानते हैं। मुझे केबीसी से आने के बाद कई बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलने का मुझे मौका मिला और मुझे कई संगठनों में भी जाने का अवसर मिला, उनका हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला। जैसे आज न्यूज़ 18 का भी मुझे हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। वैसे ही अलग अलग जगह मुझे जाने का मौका मिला। मुझे अभी रिसेंट टाइम में हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी से भी मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। तो फायदे तो बहुत हैं, बदलाव बहुत आया है और सब कुछ जो है वो जो है लोगों के प्यार और जो है केबीसी की वजह से हुआ है। बिल्कुल। अच्छा अरुणोदय, एक चीज मैं आपको बता दूं कि बाकी बहुत सारे बड़े बड़े मेहमान हमारे बीच आए, इतने बड़े राजनेता, इतने बड़े स्पोक्स पर्सन हमारे बीच आए, लेकिन सही मायने में ना जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारी थीम है, क्योंकि मारुति सुजुकी के साथ हम मिलके ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इट इज बेस्ड ऑन रोड सेफ्टी, तो सही मायने में मैं दर्शकों से अगर ये कहूं कि हमारे एक्चुअली में रोड सेफ्टी के लिहाज से जो हमारे गेस्ट हैं वो अरुणोदय ही इस वक्त हैं, क्योंकि अरुणोदय ने रोड सेफ्टी पे रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री शूट की है और एक तरह से अगर कहा जाए कि रोड सेफ्टी के लिए उन्हें एम्बेसडर के तौर पर हिमाचल प्रदेश में चुना गया, तो शायद गलत नहीं होगा। अरुणोदय, वो एक्सपीरियंस कैसा है और क्या है वो पूरा चीज जो आपने शूट की अभी? मैम, जो हमारे हिमाचल प्रदेश का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बोल दीजिए, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बोल दीजिए, वो बनाई थी जो कि रोड सेफ्टी के ऊपर था। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँ तो ड्रंक एंड ड्राइविंग के ऊपर टॉपिक था हमारा। तो उसके ऊपर हमने कोई 1 से 2 मिनट लंबी एक वीडियो शूट की थी। इस वीडियो के माध्यम से हम हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता और खासकर हमारी जो युवा पीढ़ी है
जो कि आजकल ज़्यादा इस कार्स और इन सब चीज़ों में एंगेज रहते हैं, उन सबको दो मैसेजेस देना था। सबसे पहले कि हमें रोड सेफ्टी जो है, जब भी हम गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो उस टाइम हर चीज़ बाद में है, रोड सेफ्टी सबसे पहले है। क्योंकि जान है तो जहान है। आप अगर सही सलामत है तो तभी जो है ये बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। तो पहला तो था कि हमें गाड़ी सेफली चलाए, दूसरों को भी खुश रखे, अपने आप को भी खुश रखे। और दूसरा था हमारे युवा को ये समझाने के लिए कि नशा जो है बाहर से अच्छा दिखता है, पर अंदर से वो इंसान को खोखला कर अच्छा, देता है। इस पॉइंट के साथ हम आगे बढ़े अरुणोदय। जी जी आप 8th क्लास में हैं जी। और क्या इस चीज को जो आपने अभी कही, मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं मैं किसी 8th क्लास के बच्चे से ये बात कर रही हूँ, लेकिन हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू परसीव दिस थिंग जो आपने अभी बड़ी आसानी से, बड़े सिंपल से शब्दों में आपने कह दी, बट दिस इज वेरी वेरी डीप थिंग जो लोग आसानी से नहीं समझते हैं। तो इस चीज को परसीव करना और अपने एनैक्ट के जरिए ये दर्शकों तक पहुंचाना, हाउ वॉज इट डन, वॉज इट डिफिकल्ट फॉर यू? इसके लिए कोई वर्कशॉप की, कोई रिहर्सल की? मैम, मैं स्क्रिप्ट्स के अंदर बिल्कुल बिलीव नहीं करता। वो मेरे को समझ में आ रहा है। जी तो मैं स्क्रिप्ट्स में बिलीव नहीं करता। मैं जो भी बोलता हूँ, जहाँ भी बोलता हूँ, हर जगह मैं नेचुरल, जितना ज़्यादा नेचुरल हो सके उतना ज़्यादा नेचुरल बोलने की कोशिश करता हूँ। और रही बात आपके सवाल की, तो मैं समझता हूँ कि जो ज्ञान होता है वो हर जगह है, आपके समक्ष है, बस देखना है। अगर आप देखिए, हमें ज्ञान हर जगह से मिल सकता है। हम कोई टीवी पे सीरियल देखते हैं, हम कोई जैसे ड्रामा देखते हैं, जैसे कोई रामायण महाभारत के ऊपर कोई ड्रामा हो, कोई एक्ट हो, हमें उससे ही सीखने को कितना कुछ मिल जाता है। उसमें जो हिंदी का प्रयोग होता है, शुद्ध हिंदी का प्रयोग होता है, उससे हम कितनी अच्छी हिंदी सीख सकते हैं, कितनी अच्छी वर्तनी हमारी बढ़ सकती है। उसके अंदर जैसी जैसी बातें होती है, जिस तरीके से उसमें शो किया जाता है सब कुछ, उससे हम माइथोलॉजी के बारे में कितना कुछ समझ सकते हैं। लेकिन अरुणोदय, ये तो आपका पर्सपेक्टिव है, लेकिन इसके कॉन्ट्रारी वाइज, यानी कि इसके विपरीत आपकी जनरेशन के ऐसे बच्चे हैं जो आज सोशल मीडिया से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, शायद उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि किस तरह की माइथोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्रीज या शोज चल रहे हैं। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन सोशल मीडिया, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन देयर फोन्स एंड द गेम्स। उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैम देखिए, हमारी जो जनरेशन है, अभी जेन जी थी, अभी फिर अब जेन अल्फा आ गई है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जो ये जनरेशन है, खासकर जेन अल्फा जो अभी आई है और जब आने वाली जनरेशन है, वो बहुत एडवांस जनरेशन है। वो ऐसे लोग, ऐसी जनरेशन है जो कि सब कुछ परसीव कर सकती है, बस थोड़ी सी मेहनत के साथ। अगर हम आज देखेंगे तो कितने बड़े बड़े स्तर पर जो है, कितने हम ऐसी ऐसी खबरें सुनते हैं कि कोई बच्चे अपने ज्ञान का प्रदर्शन इतनी बड़ी जगह पे करते हैं। कोई पीएचडी जिन लोगों ने की होती है, डॉक्टरेट जिन्होंने की होती है, उनको भी ज्ञान में टक्कर दे रहे होते हैं बच्चे मेरी उम्र के। तो ये बात है कि इंटरनेट जो है, ये सोशल मीडिया है, ये एक वरदान है। ये एक वरदान है, पर ये वरदान एक विष में भी बदल सकता है। अगर हम सोशल मीडिया का अच्छे से इस्तेमाल करें, आज सबके हाथों में मोबाइल फ़ोन है, सबके हाथों में, सबके जो है घरों में, मैं समझता हूँ टीवी वगैरह है, और हर जगह से हम लोग सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, मीडिया को कंज्यूम कर सकते हैं। तो बात यह है, अगर हम एक अच्छे तरीके से यूज़ करें तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। बुक्स का क्या है, बुक्स जो है एक्सेसिबल नहीं, ज़्यादा एक्सेसिबल आज के ज़माने में नहीं है, क्योंकि नो बडी वॉन्ट्स कि जो है आप इतने दूर तक किसी स्टोर में जाए, किसी बुक स्टोर में जाए, वहाँ पे आप पढ़े, उसमें भी मेहनत करें। आज के ज़माने में सारा ज्ञान आपके फिंगर टिप्स पे। अच्छा अरुणोदय, ये जो आपकी बातें हैं या जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी है या आपका ऑरा है, ये शो में जाने से पहले भी ऐसा ही था
या शो के आने के बाद आपको लगा कि इस पे मुझे काम करना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जिसने मुझे एक तरह से सेलिब्रिटी बनाया है, या मुझे एक अलग पहचान दिलाई है, तो आई शुड वर्क और आई शुड फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ ऑरा ऑफ माइंड? या फिर ये शो में जाने से पहले भी आप ऐसी ही थी और बट इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, दैट यू हैव सो मच टैलेंट एंड सच डीप थॉट्स अबाउट लाइफ एंड एवरीथिंग? मैम देखिए, हम लोग जैसे अपने फैमिलीज में होते हैं तो रिश्तेदारों को बताने के लिए भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। वेरी ट्रू। वैसे ना कि प्रूव करने के लिए कि हम भी है, तो वो तो करना ही पड़ता है। वो तो पहले से मेरे हिसाब से सभी करते आए हैं, अपने बचपन में भी और अभी भी हम जो भी कर रहे हैं समाज को प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। मैं ऐसा आर यू सेइंग इज इट अ पीयर प्रेशर? नो 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 मैम, देखिए जो आपने सवाल पूछा कि पहले ऐसा था मैम, केबीसी के बाद इसमें बिहेवियर में एक बहुत बड़ा चेंज आया। क्यों? क्योंकि केबीसी से पहले क्या था कि मैं एक आम बच्चा था, शिमला में पला बड़ा हूँ और शिमला चंडीगढ़ तक ही ज़्यादा घूमना फिरना था। पर जब मैं केबीसी से वापस आया तब फिर कई जगहों से बुलाया गया, कई लोगों से मिलने का मौका मिला, अलग अलग प्रांतों में गया, अलग अलग लोगों से मिला, तो उसकी वजह से क्या है, मुझे एक्सपोजर बहुत मिला और एक्सपोजर की वजह से जो है बहुत ज़्यादा ज्ञान भी मिला, ज्ञान में बहुत बढ़ोतरी हुई मेरी। अब आप कोई ऐसे नॉर्मल बच्चा है जो शिमला में ही रहा है, शिमला में ही पला बड़ा है, तो उसको ज़्यादा नॉलेज होगी या फिर एक ऐसा बच्चा जो कि बाहर गया है, उसने दुनिया थोड़ी बहुत देख ही ली है, या उसको होगी। तो ये दोनों लाइफ मैंने थोड़ी थोड़ी जी है। 9 साल से पहले मैं वो पहला बच्चा था जो शिमला में ही था, और जब केबीसी के बाद में आया तब मैं वो बच्चा था जिसने जो है थोड़ी बहुत दुनिया जो है इन 3 सालों के अंदर ही देख ली। अच्छा, तो इसका कितना असर आपकी एजुकेशन लाइफ पे, या जो स्कूलिंग है, या जो रूटीन है, उस पे कितना असर? किसी तरह का कोई प्रेशर फील होता है कि यार अब तो एक मैं सेलिब्रिटी हूँ, एक कंडक्ट होना चाहिए मेरा, मैं माल रोड पे घूम रहा हूँ या रिज पे जा रहा हूँ तो एक कंडक्ट होना चाहिए? केबीसी के बाद ये बदलाव तो ज़रूर आया कि आई हैव टू बी केयरफुल कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना फिरना है। पर ये बात है मैम कि हमारा जो फैमिली है, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसके अंदर सभी लोगों ने, मेरे दादा दादी, नाना नानी, सब ने जो है पढ़ाई, एजुकेशन को सबसे प्रायोरिटी पे रखा है हमेशा से ही। बाकी चीज़ों को भी जो है बढ़ावा दे के पढ़ाई को सबसे पहले रखने की कोशिश की है। मेरे जो फैमिली है, मेरे दादाजी भी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, मेरे पेरेंट्स भी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, मेरे नाना जी भी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ऑफिसर थे। तो सब मेरा जो पूरी फैमिली है, मेरा जो पूरा एनवायरनमेंट है, वो सब ऑफिसर से भरा हुआ है। तो ये बात है कि उस वजह से पढ़ाई पे बहुत फोकस है और एक्सपोजर, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो मैंने एक्सपोजर की बात की, उनसे बहुत कुछ जानने को मिलता है कि अभी से ही मुझे पता है कि मैं धीरे धीरे करके मुझे कैसी राह पे जाना है, आगे आगे मेरे सामने क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं लाइफ में, इनके एक्सपीरियंसेस से जो मुझे पता चलता है वो बात है। और उस वजह से कभी पढ़ाई पे ज़्यादा नेगेटिवली, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा कभी इधर उधर हो जाता था कि अच्छा, स्कूल में कभी स्पेशल ट्रीटमेंट मिला? जो बच्चे पहले बात नहीं करते थे, या जो बच्चे पहले कंपटीशन में थे, फिर जब आप शो से वापस आए तो सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिला, फिर सबने सोचा कि यार हमें तो इसके साथ दोस्ती करनी है? सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट तो थोड़ा बहुत तो मैं बोलूँगा ही कि मिला ही। सब बच्चों ने जो है, अब आप बोल दीजिए कि सब बच्चों को मुझसे जो है वो मुझे पसंद करते थे, आप बोलिए कि ऑल वर जेलस ऑफ मी, आप जो मर्जी बोलना चाहे, पर थोड़ा बहुत तो डिफरेंस था। पर उसके बाद ये बात थी कि मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने भी ये बात समझी, मेरा जो पीयर ग्रुप था, कि मैं जो हूँ एक आम बच्चा, स्टडीज़ जो है उसके बीच में नहीं आनी चाहिए, इस फेम के बीच में नहीं वो आनी चाहिए, कोलाइड नहीं करनी चाहिए। स्टडीज़ एक जगह, एजुकेशन एक जगह, वो लाइफ अलग है। और ये थॉट आपका अपना है, ये मम्मी ने बोला कि देखो ये सब अपनी जगह है लेकिन पढ़ाई करनी है प्रॉपर? मैम जैसे मैंने बोला, मैं स्क्रिप्ट में विश्वास करता नहीं हूँ। मम्मी थोड़ी स्क्रिप्ट बना के बोलेगी, इसकी मम्मी तो गुस्सा करेगी ना अगर स्टडी कॉम्प्रोमाइज होगी तो। मैम मैंने बोला है कि हमारे फैमिली में स्टडी को हमेशा से, केबीसी से पहले से भी और उसके बाद तक,
जो है हमारे फैमिली में पढ़ाई को इम्पोर्टेंस मिलती है और मिलती रहेगी। तो ये तो एक पहले से ही जो है इन्वायरमेंट की वजह से, क्या पता सोच ऐसी बन गई हो मेरी भी तो मुझे लगता है कि वही उसका मेन कारण है। ऐसे तो मुझे कभी कुछ सिखाया नहीं जाता। एक छोटी सी बात मैं शेयर करूंगा। जब एक बारी इन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी, जब मैं केबीसी के इंटरव्यू राउंड के लिए गया था, तब बस मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि ये वहाँ पे बोल देना। उन्होंने बोला कि सर, ऐसा बोल देना कि सर, अगर तो आपने मुझे ले लिया, सिलेक्ट कर लिया, तब तो बोलना जी आप भी खुश मैं भी खुश। बोलना जी कि अगर आपने मुझे सिलेक्ट नहीं किया तब मैंने तो चले जाना है अपने हिमाचल, अपने सुंदर शिमला शहर में। मैंने बोला आपके होने जी टीआरपी का लॉस तब मैंने बोला अब आपकी मर्जी। तो फिर बस यही एक चीज़ है जो मुझे पूरी जो है केबीसी के बाद से भी और उससे पहले से भी मम्मा पापा ने मुझे सिखाई है। बिल्कुल। लेकिन अरुणोदय, मुझे ना आपसे बात करके ऐसा लग नहीं रहा कि मैं किसी 8th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से बात कर रही हूँ। यू आर सच अ गुड ऑरेटर। ये शुरू से था या यू हैव प्रैक्टिस दिस, और इस चीज पे आपने मास्टरी की है? बिकॉज द वर्ड्स यू आर यूजिंग, द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स यू आर मेकिंग, दे आर लाइक आई एम ऑस्ट्रक बेसिकली। कि मुझे लग नहीं ना, मुझे बीइंग एन एंकर मुझे तो इन चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है एक्चुअली। नहीं, ये तो चाहे गॉड गिफ्ट ही बोल दीजिए, खुद तो मैं नहीं बोलता, पर जो मेरे मम्मा पापा है वो कहते दैट मैं पहले से ही ऐसा था। पर जी, ये फैमिली का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है। सब आसपास में ऐसे ही बात करते हैं, और खासकर मैं जैसे बोलता हूँ उसके अंदर जो है मीडिया चैनल्स और न्यूज़ चैनल्स का बड़ा योगदान है। शुड आई से वेलकम? यस तो न्यूज़ मीडिया चैनल्स का भी बहुत उसमें वो है। जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स है उनका, जो जैसे टीवी सीरियल्स है, जैसे कि न्यूज़ चैनल्स भी हो गए, तो वहाँ पे जैसे शुद्ध हिंदी यूज़ करते हैं। जब भी कभी मैं कोई ऐसे नए वर्ड सुनता था, मैं अपने पेरेंट्स से पूछता था इसका क्या मतलब होता है। जब इसका मुझे मतलब पता चल जाता था, तब मैं उसे कोशिश करता था अपनी डेली जो मैं भाषा बोल रहा हूँ उसके अंदर उसे इस्तेमाल में लाने का। तो वो जो एक प्रैक्टिस है वो कई सालों से चलती गई, सब कॉन्शियसली मैंने नहीं किया कि जो ऐसे ये एक आदत सी बन गई, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद उसकी वजह से ही मेरी जो है वर्तनी है वो शायद से मैं ऐसा बोल पाता हूँ। बिल्कुल। और मुझे कहीं ना कहीं गुण नजर आ रहे हैं एक बड़े अच्छे पॉलिटिशियन के भी। इतना सधा हुआ, इतना बैलेंस तरीके से अरुणोदय चीजों को रखना। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट आई वुड लाइक टू बी न्यूट्रल हियर, क्योंकि मेरी दोनों सरकारों से बड़ी दिस इज द साइन ऑफ ट्रू पॉलिटिशियन। क्योंकि मेरी सारी सरकारों से काफी अच्छे रिलेशन है तो तो उस बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। भाजपा से भी बड़े अच्छे रिश्ते हैं और कांग्रेस से भी बड़े अच्छे रिश्ते हैं, तो इन दैट केस आई वुड लाइक टू बी न्यूट्रल। इन दैट केस यू वुड नॉट लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि आप क्योंकि विवाद नहीं छिड़ना चाहिए। बिल्कुल। ये यहाँ पर नरेश चौहान जी हैं, सुन रहे होंगे। अच्छा अरुणोदय, मुझे ये पता है कि आपको गाने का भी बहुत शौक है और आपको पोइट्री का भी बहुत शौक है। तो पहले गाना गाओगे या पोइट्री सुनाओगे? आप बोले। नहीं, चॉइस इज योर्स। चलिए, तो एक छोटे से गीत के साथ ही शुरुआत करते हैं। ये जैसे आज हमारा टॉपिक है राइजिंग हिमाचल, राइजिंग शिमला, सॉरी। तो जो ये राइजिंग शिमला है, मैं हमारे सारे हिमाचली, सारे जो शिमला के हमारे वासी है, शिमला वासी, उन सबको ये डेडिकेट करके मैं ये गाना गाना चाहूँगा, जो कहता है कभी तुम रुक मत जाना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के।
ओ राही 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 सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकली है अपनी धुन में दीवाना शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के ओ राही 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 ओ राही। बहुत सुंदर। Thank you. अरुणोदय, जितना अच्छा आप बोलते हो उतना ही अच्छा और उससे ज्यादा अच्छा आप गाते हो। गाने से पहले आपने जिक्र किया कि ये जो हमारा प्रोग्राम है राइजिंग शिमला, जी क्या समझते हो आप शिमला? बिकॉज अभी तो आप बहुत छोटे हो, लेकिन जिस तरह की आपकी बातें हैं, जिस तरह की ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि यू हैव अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग कि हमने जिन टॉपिक्स पे बात की हमारे दिग्गजों के साथ, नेताओं के साथ, राइजिंग शिमला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइजिंग शिमला? राइजिंग शिमला जितना मैं समझता हूँ, राइजिंग शिमला एक प्रगतिशील शिमला को दर्शाता है। प्रगति का बस यही अर्थ नहीं है कि हम लोग बस जो है बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हम लोग जो है ऐसे आर्थिक रूप से ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं और जो है बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। पर मेरे मायने में जो राइजिंग है हमारे शिमला के लिए खासकर, वो है कि हमारे शिमला को, हमें जितने भी विकार है हमारे समाज में, जैसे कि खासकर नशा मुक्त शिमला, जब हमारा शिमला नशा मुक्त हो जाएगा तब हमारा शिमला राइज करेगा। हमारा जो समाज है इसके अंदर कुछ ऐसे अवगुण है जो हमारी ही नहीं बल्कि हमारे शिमला की, हमारे हिमाचल की, बल्कि हमारे देश की, मैं बोलूंगा, प्रगति को पीछे रोक के रखती है। वो मेरे हिसाब से 3 चीजें हैं। सबसे पहले है अज्ञानता, जो ये है कि पढ़ाई लिखाई नहीं है, जब तक इलिटरेसी रहेगी तब तक तो कुछ काम ही नहीं हो सकता। दूसरी चीज है नशा। नशे का क्या है कि जब तक हमारा युवा, खासकर अब मैं युवा की बात करूंगा क्योंकि उन्होंने ही हमारा देश चलाना है, तो जो हमारा युवा है जब वो नशा मुक्त होगा, जब वो ऐसी प्रवृत्तियों से बाहर निकलेगा, तभी तो वो हमारे जो समाज है उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा। नहीं तो इसी दुनिया में सब खो के बैठ जाएंगे। जब हमारा देश, मैं कहूँगा, नशा मुक्त होगा तभी सब लोग प्रगति कर पाएंगे। जब सारा देश एक होगा, जब सब साथ चलेंगे, तब हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। अरुणोदय, मुझे ना आपकी बातें सुन के आई एम फॉरगेटिंग टू इंटरवीन और आई एम फॉरगेटिंग टू क्वेश्चन यू, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुनती जाऊं। लेकिन अरुणोदय, एक चीज, जिस एक्सपोजर की आपने बात की और जिन एक्सपोजर के बेसिस पे आपने इन सब चीजों को परसीव किया, जैसे राइजिंग शिमला को आपने एक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया, ये एक्सपोजर सब बच्चों के पास नहीं होता। और शायद हम शिमला शहर की बात करें तो शिमला शहर में भी बहुत से बच्चों के पास एक्सपोजर नहीं होगा, शायद 10% अगर हम देखें। उन बच्चों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहोगे कि कैसे वो भी खुद को इतना अवेयर अपनी सराउंडिंग्स से बना सकते हैं? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप थैंक यू मुझसे अरुणोदय, पूछे, थैंक यू। अगर जैसे आपने सवाल पूछा कि जो 90% बच्चे हैं, जो हमारे 90% लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो जिनको एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है, वो कहाँ रहते हैं, वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो मैं समझता हूँ, जैसे हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे अभी थोड़े समय पहले, तो क्या है, सब कुछ हमारे सामने है। ढूंढने से तो कहते हैं भगवान भी मिल जाते हैं। सब हमारे आंखों के सामने है, सब हमारे उंगलियों पे है, फिंगर टिप्स पे है।
बात ये है कि हम उसे लेते कैसे। अब देखिए, कोई ऐसा तो कर नहीं सकता कि जी आपको पकड़ के बिठाए, चलो जी परे ये चीज सुननी है तुमने, कोई ये तो कर नहीं सकता। सबको अपने इंटरेस्ट से, सबको रुचि लेनी पड़ेगी कुछ सीखने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया का मैं देख रहा हूँ ज्यादातर जो यूज हो रहा है, हमारी जो यंग जनरेशन है, जेन अल्फा बोल दीजिए, वो थोड़ा नेगेटिव तरीके से हो रहा है। It's more of a bane than a boon. यस। और अगर ये नेगेटिव जो ये साइड है, अगर ये पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ा चले जाए ना, सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज थोड़ा ज्यादा हो, उसके लिए क्या करने की जरूरत है कि पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान जाए? नेगेटिव चीजें जल्दी अट्रैक्ट होती है ना। नेगेटिव चीजें जल्दी अट्रैक्ट होती है, पर मुझे लगता है कि अगर देखिए, जब जितना हम लोग अपने, एक मोटिव होना जरूरी है हमारे पास। अगर एक मोटिव हमारे पास नहीं होगा तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर एक मोटिव ही नहीं है तो हम क्यों कर रहे हैं काम? कुछ ना कुछ मोटिव तो होना ही चाहिए। जब ये मोटिव सबके पास आएगा तब जो है सब, मुझे लगता है कि आराम से जो है इस राह पे चल पाएंगे। लेकिन बच्चे कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या मोटिव होना चाहिए? उनकी लाइफ में तो सिर्फ स्टडीज हैं, लेकिन यू आर डिफरेंट, लाइक यू नो, आपको अवेयरनेस है, आपको पता है चीजों का, बिकॉज आपके पास तो एक्सपोजर था, आपने दुनिया देखी, आपने चीजों को समझा, आप लोगों से मिले। लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं मिलते, तो हाउ वुड दे डिसाइड कि ये मेरा मोटिव है, आई हैव टू वर्क इन दैट डायरेक्शन? हमारे जैसे मैं कहूँगा कि जैसे मैंने बोला कि सब कुछ हमारे आसपास ही है। हम लोग, जैसे हमारे पेरेंट्स से ही हम बात कर ले, हमारे पेरेंट्स कोई जॉब कर रहे हैं, हमें उनसे कितना कुछ सीखने मिल सकता है। एक्सपीरियंस जो है, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आप दूसरों का लेते हैं, धीरे धीरे करके उतना ही जो है, अगर भले ही आपके पास एक्सपोजर ना हो, पर अगर आपके पास दूसरों के एक्सपीरियंसेस की लर्निंग्स हो ना, तो आप तब भी एक्सेल बड़ी आराम से कर सकते हैं। जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, ये बात अलग है, प्रेशर की बात अलग होती है, और जो है एक सजेशन की बात अलग होती है। प्रेशर क्या है कि यही करना है, और सजेशन क्या होता है कि ये कर सकते हैं। जब हम ये इस पे आते हैं, जब हम थोड़ी प्रोग्रेसिव सोच बाहर लाते हैं, जब ये प्रोग्रेसिव सोच का एनवायरनमेंट सबके पास होता है, तब ये जो पॉजिटिविटी है ये अपने आप आती है। अच्छा अरुणोदय, इस जो ये प्रोग्रेसिव सोच की आप बात कर रहे हो, इसके लिए आपको टाइम कैसे मिलता है? क्योंकि सुबह उठना, स्कूल जाना, फिर स्कूल से आना, होमवर्क करना, पढ़ाई करनी, फिर बाकी सब चीजों को लेके जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो समझ है, उन चीजों को परसीव करने के लिए टाइम कहाँ से मिलता है? और मैम जैसे देखिए, हम सब अपनी फैमिली के साथ थोड़ा ये चीज सही, पर थोड़ा टाइम तो स्पेंड करते ही है, खासकर बच्चे तो मुझे क्या लगता है कि जब हमारा जो एनवायरनमेंट है, फैमिली एनवायरनमेंट है, माता पिता का एनवायरनमेंट, हमारे रिलेटिव्स का एनवायरनमेंट जो क्रिएट हो रहा है हमारे आसपास, हमारे टीचर्स का एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास क्रिएट हो रहा है, वो हमारी सोच को बहुत बड़े स्केल पे इम्पैक्ट करता है। और मैं समझूंगा, ये तो चलिए बच्चों की बात अलग है, पेरेंट्स और टीचर्स की बात अलग है, और अब टीचर्स के लिए खासकर, अब जो हमारा जैसे देश है, देश को बनाने में टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। जब अच्छे टीचर्स होंगे तब अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। कहते देयर इज नो सच थिंग एज अ बैड स्टूडेंट। जो भी है वो एक बैड टीचर होता है, ऐसा कहते हैं। तो जब हमारे पास ऐसी सोच के टीचर्स होंगे जो कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों के साथ बना सकते हैं, पेरेंट्स जब ऐसे एनवायरनमेंट बना पाएंगे, तब जो है प्रोग्रेसिव होगा हमारा देश, और जो है बहुत एक्सेल करेंगे सभी बच्चे भी और हमारा देश भी। बिल्कुल अरुणोदय, और इस एज में मुझे लगता है कि अरुणोदय ने जिस बात को बड़ी मासूमियत से रखा है, और क्योंकि सरकार के नुमाइंदे भी यहाँ पर हैं, नरेश चौहान जी यहाँ पर हैं, हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार मुकेश सर भी यहाँ पर हैं, मैं ये समझती हूँ कि अगर जिस एनवायरनमेंट की और जिस प्रोग्रेसिव सोच की बात अरुणोदय कर रहे हैं, ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि हम हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट को अगर उस तरह से पॉजिटिव रखेंगे, तो दिस इज द प्रोडक्ट वी आर मेकिंग। ये हमारे भविष्य का निर्माण हो रहा है। इतने अवेयर बच्चे जो लाइफ के बारे में, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में इतनी डीप समझ रखते हैं, इतने
अच्छे से, इतनी गहराई से उन चीजों को समझते हैं, तो ये वो भविष्य है जिसका हम निर्माण कर रहे हैं। शायद इससे ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है अरुणोदय। और एक छोटी सी पोइट्री आपने मुझे सुनाई थी पहले, उसी पोइट्री के साथ हम क्लोजिंग करेंगे। Go on. जी, ये भी जो पोयम है, ये 4 पंक्तियां भी हिमाचल वासियों, शिमला वासियों को ही डेडिकेटेड है। कहते हैं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह, रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी बहुत खूब अरुणोदय। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, न्यूज 18 के इस मंच पर आप आए, राइजिंग शिमला के इस मंच पर आए और आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया अरुणोदय, आप राइजिंग शिमला के इस मंच पर आए और बहुत कैंडिड थे आप, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व अरुणोदय। सारा क्रेडिट परिवार वालों को जाता है, बट अरुणोदय को भी जाता है। तो क्योंकि हम राइजिंग शिमला की बात कर रहे थे और इसी कड़ी में हम कंसल्टिंग एडिटर and our national editor Shalinder Wangu ji and Mukesh Rajput ji, both of you sir, please come on the desk. नरेश चौहान जी भी हमारे साथ है सर, आप भी आइए। आप हौसला अफजाई करें बच्चे की। बहुत बहुत शुक्रिया अरुणोदय आपका और नरेश चौहान जी, अपना कीमती समय निकालकर न्यूज 18 हिमाचल के मंच पर